हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस में। क्या पढ़ेंगे बेटा अपन? आज हम एक नया चैप्टर, ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है बेटा लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। क्या नाम है चैप्टर का? लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। देखिए, एक बात को विशेष रूप से समझो कि लाइफलाइन का मतलब क्या होता है। वॉट डू वी मीन द लाइफलाइन? अगर हम एक बहुत ही साधारण से भाषा में समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चलिए, इंडियन इकोनॉमी की लाइफलाइन की अपन बाद में बात करेंगे। हम पहले लाइफलाइन शब्द का मतलब समझें। क्या करें हम? एक लाइफलाइन शब्द का हम मतलब समझने की कोशिश करें कि लाइफलाइन का ही एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर हम बात करें ह्यूमन की, किसकी बात करें बेटा? अगर हम एक ह्यूमन की बात करें, ठीक है ना। अब इस ह्यूमन को अगर जिंदा रहना है, इसकी लाइफ को इसको कंटिन्यू करना है, ये आज हम बात करें बॉर्न डे है, अगर इसकी पूरी लाइफ मतलब डेड के दिन तक की बात करें, जिस दिन ये लाइफ क्या हो जाएगी, इसकी एंड हो जाएगी, यहां तक पहुंचने के लिए किन किन चीजों की इसको आवश्यकता है? डेडली आवश्यकता है कि इनके बिना तो जिंदा नहीं रह सकता। फूड, वाटर, एयर, ये तो चाहिए ही ना, जिंदा नहीं रह सकता इनके बिना। कपड़े नहीं पहनेगा तो भी जिंदा रह जाएगा। दिगंबर जैन रहते हैं, उनके महाराज रहते हैं, खाना उनको भी चाहिए, हवा उनको भी चाहिए, पानी उनको भी चाहिए। सो दीज थ्री थिंग्स आर द लाइफ लाइन। इसी तरह से अगर हम बात करें कि किसी भी कंट्री की नेशनल इकोनॉमी, किसकी बात करें बेटा हम? कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी, या कम बात करें हमारे इंडिया की नेशनल इकोनॉमी, अगर हमको इसको कंटिन्यू इस तरह से चलाना है, मतलब कंटिन्यू क्या करना है बेटा? ग्रो करना है, बूस्टअप करना है, हमारा ग्राफ हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। तो उसके लिए सबसे ज्यादा चीज की आवश्यकता क्या है? देखो, आप कहोगे साहब वो बात की बात है, क्या आवश्यकता है क्या नहीं है उसको समझने से पहले हम ये समझें कि देखो, इकोनॉमी का मतलब क्या है कि गुड्स का प्रोडक्शन होगा और गुड्स का कंजप्शन होगा। क्या होगा बेटा? गुड्स का प्रोडक्शन होगा और गुड्स का क्या होगा? कंजप्शन होगा। जितना प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और कंजप्शन भी अगर उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, कंजप्शन बढ़ेगा मतलब लोग इन प्रोडक्शन में जो प्रोडक्ट बनेंगे, उन प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे? ये लोग परचेज करेंगे। परचेज करेंगे तो इनके पास इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है ऑटोमेटिकली कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी? ग्रो होना शुरू हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आ रही है? बात, कंट्री की इकोनॉमी क्या होगी बेटा? ऑटोमेटिकली ग्रो होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब बात क्या है कि क्या ये प्रोडक्शन का जो मैं बात करूं, इसका जो प्लेस है और जो कंजप्शन का प्लेस है, क्या वो दोनों सेम है? क्या जिस जगह प्रोडक्शन होगा और जिस जगह कंजप्शन होगा, क्या वो दोनों चीजें सेम है? कुछ मायनों में हो सकता है। अगर हम बात करें एक ह्यूमन को, हमें डेली नीड्स की बात करें बेटा अगर हम, तो डेली बेसिस पर बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है। उनमें से कुछ चीजों में क्या हो सकता है? फॉर सम गुड्स इट मे बी सेम। जैसे हमारे घर पे खाना बनता है, जहां खाना बन रहा है हम वहीं खा रहे हैं, हमें कहीं और आने जाने की जरूरत नहीं है। हमें टूथपेस्ट चाहिए, हमें हमारी बगल की दुकान पे मिल जाएगा। कुछ चीजों के लिए हो सकता है, हमें पढ़ना होता है, हम स्कूल जाते हैं, पैदल भी चले जाते हैं स्कूल, और स्कूल से हम पढ़कर वापस आ जाते हैं। लेकिन इस तरह के जो प्रोडक्ट है ना, सम, ये मैक्स टू मैक्स आपके पूरी डेली लाइफ में मात्र 2% होंगे। बाकी 98% चीजों के
अगर हम नजरिए से देखें तो ये प्रोडक्शन प्लेस और कंजप्शन प्लेस दोनों क्या नहीं है, सेम नहीं है। हर्ष, मेरी आवाज ठीक आ रही है बेटा? सर नहीं आ रही। नहीं आ रही है? हाँ सर। दिक्कत आ रही है? अभी तो देखते हैं। हाँ, क्या होगा? प्रोडक्शन प्लेस और कंजप्शन प्लेस क्या नहीं होगा बेटा? सेम नहीं होगा। क्लियर है ये बात? अब सेम नहीं होगा तो जरूरत क्या है कि अगर प्रोडक्शन यहां हो रहा है और अगर ये प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक दूसरी जगह पे हो रहा है और कंजप्शन किसी और जगह पे होगा, समझना बात को, प्रोडक्शन एक जगह पर हो रहा है, कंजप्शन किसी और जगह पर होगा। मैं वापस बोल रहा हूं, प्रोडक्शन एक जगह पर हो रहा है, कंजप्शन किसी और जगह पर होगा। और अगर हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस तक पहुंचाने की अगर व्यवस्था नहीं है, तो ये प्रोडक्ट क्या होंगे, यही पड़े पड़े सड़ जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, और इकोनॉमी कभी भी यूं नहीं जाएगी, फिर इकोनॉमी यूं आने लगेगी। तो जरूरत क्या है कि इस प्रोडक्शन प्लेस से प्रोडक्ट्स को कंजप्शन प्लेस पे ले जाने की जरूरत है, और इनको जो कनेक्ट करते हैं वही हमारी इकोनॉमी की क्या है, लाइफ लाइन है। क्या है? वही हमारी इकोनॉमी की लाइफ लाइन है। क्या क्या होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ट्रेड, तीन चीजें हैं। क्या क्या है बेटा? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड। क्लियर है बात? बात समझ में आई या नहीं आई बेटा? क्लियर है बिल्कुल? आगे बढ़ते हैं, फिर क्या लिखा है ध्यान देना आप। चलिए समझते हुए चलते हैं बेटा, बहुत ध्यान समझो कि डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड बाय अस इन आवर डेली लाइफ। अगर हम हमारी डेली लाइफ में बात करें ना, तो हम बहुत तरह के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को क्या करते हैं बेटा? यूज करते हैं। बहुत सारी चीजें हमें डेली बेसिस पर चाहिए होती है। इनमें से क्या होती है? सम आर अवेलेबल इन इमीडिएट सराउंडिंग। इनमें से कुछ प्रोडक्ट तो क्या होते हैं बेटा, हमको इमीडिएटली हमारे आसपास ही अवेलेबल हो जाते हैं, बट सम हैव टू ब्रिंग फ्रॉम अदर प्लेसेस। लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस पे क्या करना पड़ेगा? लेकर आना पड़ेगा। ये प्रोडक्शन प्लेस है और ये कंजप्शन प्लेस है। प्रोडक्शन प्लेस फैक्ट्रीज है, कंजप्शन प्लेस हमारे जैसे लोग जहां पर उनको कंज्यूम करते हैं। क्लियर है यहां तक? अच्छा, अब क्या यहां से ये उड़कर आएंगे क्या? नहीं, डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन, अपने आप नहीं आ सकते ये, इनको लाना पड़ेगा। तो इनको लाने के लिए किसकी जरूरत है? ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, इन व्यापारियों की जरूरत है, इन ट्रेडर्स की जरूरत है, जो कि फैक्ट्री से माल खरीदकर अपनी दुकान में लाएंगे और फिर लाकर हमको अवेलेबल करवाएंगे। सप्लाई लोकेशन, और सप्लाई लोकेशन में क्या आता है? इंडस्ट्रीज। डिमांड लोकेशन में क्या आएंगे बेटा? कंज्यूमर्स। कोई डाउट है यहां तक? कंफर्म? इसलिए एक लाइन लिख दी जाती है यहां पर कि पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट की स्पीड किन चीजों पर डिपेंड है? डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कितना गुड्स और सर्विसेज, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इस पर तो डिपेंड है ही सही, साथ ही साथ और किस पे डिपेंड है? एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस, कितनी तेजी से मूवमेंट हो रहा है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। क्लियर? तो केवल प्रोडक्शन करने से कुछ नहीं होगा, उन प्रोडक्ट्स को प्रोडक्शन प्लेस से कंजप्शन प्लेस पे भी पहुंचाना पड़ेगा, वहां भी उनको डिलीवर करना पड़ेगा। कोई डाउट है किसी को? कंफर्म? अगर कोई डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़े बेटा। चलिए आगे ध्यान देना, समझ में आ गई बात सबको? क्लियर? ध्यान दीजिए। अब देखिए और क्या लिखा है। देखो, अब इन गुड्स और सर्विसेज का मूवमेंट हम कैसे कर सकते हैं? रोड, लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब लैंड ट्रांसपोर्ट में ना दो चीजें आती है, रोड भी आता है और रेलवे भी आता है। वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, एयर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, जमीन के रास्ते, पानी के रास्ते और हवा के रास्ते। तीन हमारे पास मीडियम है जिनके थ्रू हम गुड्स और सर्विसेज को पूरी अर्थ में कहीं भी
एक जगह से दूसरी जगह मूव करवा सकते हैं, गुड्स और सर्विसेज को भी और ह्यूमंस को भी, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर 3 इंपॉर्टेंट डोमेन ऑफ आवर अर्थ। 3 इंपॉर्टेंट डोमेन क्या है, 3 इंपॉर्टेंट स्तंभ क्या है जिनके थ्रू गुड्स एंड सर्विसेज को मूव करते हैं। पहला लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें रोड भी आता है, रेलवे भी आता है, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए आगे। और अगर अपन बात करते हैं बेटा, तो ये आपको ना इस तरह एक चार्ट आपको बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आपको मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दिए हैं, है ना। चार्ट की डिजाइनिंग अलग है, कौन कौन से 3 तरीके दिए, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और एयर ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, रोडवेज, क्या क्या आता है बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट में, रोडवेज, रेलवे और पाइपलाइंस। ये अजीब लगता है, पाइपलाइन के थ्रू कोई जाता है क्या, पाइप्स लगा दिए बड़े बड़े, उनके अंदर ट्रेवलिंग हो रही है। अभी नहीं हो रहा है, लेकिन कुछ यूरोपियन कंट्रीज में शुरू हो चुका है और धीरे धीरे हमारे यहाँ पे भी आ जाएगा। अंदर अंदर पूरी टनल, इंटरनल मतलब जो अर्थ अंडरग्राउंड में पूरी इस तरह की व्यवस्था बना दी जाती है ना। अंडरग्राउंड उसको हम कहते हैं एक तरीके से, है ना। जैसे दिल्ली मेट्रो वगैरह जो चल रही है, अंडरग्राउंड जो चल रहा है ना, ट्रेन से अंडरग्राउंड चल रही है, वो पाइपलाइन वाला एग्जाम्पल की तरह हम देख सकते हैं, है तो वो भी जमीन पे। वाटर ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से होता है, तो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब कि कंट्री के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं रिवर्स के थ्रू। जैसे गंगा रिवर में या ब्रह्मपुत्र रिवर में ये ट्रांसपोर्ट चलता है ना, रिवर्स के थ्रू कंट्री के अंदर ही क्या कर रहे हैं हम, गुड्स का मूवमेंट कर रहे हैं। और ओवरसीज ट्रांसपोर्ट, ओवरसीज ट्रांसपोर्ट मतलब इंटरनेशनल, है। इंटरनेशनल में मैक्सिमम ना केवल गुड्स को ही भेजा जाता है, ह्यूमंस इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट का हिस्सा नहीं होते, क्योंकि महीनों सालों लग जाते हैं। यहां से दुबई जाना है, बाई वाटर जाओ 8 महीने का रास्ता है, बाई एयर जाओ 3 घंटे का रास्ता है, ठीक है ना। तो गुड्स को भेजा जाता है स्पेशली एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट 2 तरह का होता है, डोमेस्टिक एयरवेज, जैसे दिल्ली से कानपुर, कानपुर से लखनऊ, लखनऊ से मुंबई, मुंबई से मतलब कंट्री के अंदर हम ट्रेवल कर रहे हैं। और इंटरनेशनल की जयपुर से टिकट बुक कराई सीधी लंदन, जयपुर से टिकट बुक कराई सीधी दुबई, जयपुर से टिकट बुक कराई सीधी सिंगापुर, इंटरनेशनल हो गया वो, ठीक है। अब डोमेस्टिक एयरवेज भी 2 तरह का, पब्लिक अंडरटेकिंग मतलब जो पूरा गवर्नमेंट के कंट्रोल में, ऐसी एयरवेज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में, जैसे एयर इंडिया, ठीक है ना। आज अभी तो उसको भी टाटा ने एक्वायर कर लिया है। और प्राइवेट एयरलाइंस, इंडिगो, स्पाइस जेट, ये सब क्या है, प्राइवेट एयरलाइंस है। क्लियर, तो टाइप्स ऑफ या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक हमने वो क्लियर है, चार्ट पूरी तरह समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फिर अपन बेटा क्या है अगला टॉपिक आपका, कि अब एक थोड़ा सा सिनेरियो देखते हैं हम, क्या था हमारा सिनेरियो। कुछ इस तरह का था कि एक बहुत लंबे समय तक, कब तक बेटा, एक बहुत लंबे समय तक कि ट्रेड और ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था ये थी कि एक लिमिटेड एरिया तक ही लिमिटेड थे, मतलब ये सीमित थे। क्यों, क्योंकि पहले ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना डेवलप नहीं था ना, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी पहले, ऐसे हवाई जहाज नहीं थे जो 3 घंटे में कहीं से कहीं भी पहुंचा दे आपको। आज की स्थिति यह है कि आप विदिन 24 आवर्स आप नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आ सकते हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने में से आप वर्ल्ड के किसी भी दूसरे कोने में मैक्स टू मैक्स विदिन 24 आवर्स के अंदर पहुंच सकते हो आप। पहले क्या ऐसा था क्या, पहले आदमी यहां से सोचा अमेरिका जाना है, अमेरिका जाना है, उसने क्या किया, अपनी जो गाड़ी है, अपना जो भी कोई भी गाड़ी ले लो, तांगा, रथ पे चला, 25 साल निकल गए यहां से अमेरिका पहुंचने में, पहुंच भी नहीं सकता क्योंकि रास्ते में समुद्र आएगा। यहां से लंदन ही जाना है, लंदन आप बाय रोड जा सकते हो, कनेक्टेड है, लैंड कनेक्टेड है, लेकिन यहां से लंदन पहुंचने में 15 साल लग गए तांगे से, धीरे धीरे जाएगा, तो उसकी स्पीड का फर्क है। तो ये एक मेन रीजन था कि पहले हम पढ़ते ना, हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री का, जहां पर हमने कहा सिल्क रूट वगैरह देखे थे, ट्रेडर्स आते थे 10-10 साल में घर जाते थे, एक बार माल लेके निकले 10 साल लग जाएंगे वापस पहुंचने में, क्योंकि काफिला निकलता था पूरा, फैमिली वगैरह सब लेके निकलते थे वो लोग। पता लगे बच्चे रास्ते में बड़े हो गए, रास्ते में बच्चे होली और रास्ते में बच्चे वो बड़े भी हो गए, रास्ते में उनकी शादी कर दी, बस आदमी मराना, तब उसकी बॉडी को केवल वहां पहुंचा दिया गया। और वो बॉडी भी कई बार नहीं पहुंच पाती थी, बॉडी तब पहुंचेगी जब वापसी में वो कहेंगे रास्ते में पहुंचाओ, नियर बाई पहुंच गया हो, क्योंकि इतना ट्रांसपोर्टेशन इतना स्पीडीस नहीं था, कम्युनिकेशन सिस्टम तो था ही नहीं उस समय इतना, तो एक ये समस्या थी लंबे समय तक। एंशियंट टाइम की हम अगर हम बात करें, ट्रेड तो शुरू से है,
लेकिन वो ट्रेड एक लिमिटेड एरिया तक ही क्या था, लिमिटेड था, सीमित था। लेकिन जैसे जैसे हमारी साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, नए नए इनोवेशंस हुए, नई नई चीजें इजाद हुई, उसके साथ क्या हुआ, एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बढ़ा, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इंप्रूवमेंट हुआ तो उसका इंपैक्ट मिला कि हमारा जो ट्रेड वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ गया। पहले पॉसिबल था कि इंडिया से साउथ कोरिया, इंडिया से जापान, हमने बड़ा आयरन एक्सपोर्ट होता है, पहले संभव नहीं था क्योंकि पहले इतने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थे। आज पॉसिबल है, आज पूरे वर्ल्ड के साथ क्या हो रही है, ट्रेडिंग हो रही है। किसकी वजह से हो पा रहा है ये सब चीजें पॉसिबल, कि विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट और साथ ही साथ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में डेवलप हुआ और साथ में कम्युनिकेशन सिस्टम का भी फर्क पड़ा है। आज मान लो माल का ऑर्डर चाहिए, आज लंदन में कोई आदमी बैठा है, उसको इंडिया से कोई गुड्स मंगाने, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं होगा तो हमें क्या पता, वहां से एक आदमी चलेगा 4 साल में यहां पहुंचेगा, फिर हमसे कहेगा हमको माल चाहिए, फिर हम माल पहुंचाएंगे, तो जब से उसने सोचा तब से वहां तक माल पहुंचने में 8 साल लग गए। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं हो तो आज क्या है, उसको आने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से वो फोन करेगा, ईमेल करेगा, हमें ऑर्डर देगा, 2 मिनट में हमें ऑर्डर मिला, हमने यहां से बाय एयर माल भेज दिया, मतलब 24 आवर्स के अंदर तो उसको गुड्स मिल जाएंगे जो भी माल वो मंगाना चाहता है। 24 आवर्स मान लो, मैक्स टू मैक्स 15 दिन मान लो, कहां 8 साल लग रहे थे, कहां 15 दिन लग गए। दोनों चीजें किसकी वजह से पॉसिबल हुई है, ट्रेड के अंदर इंप्रूवमेंट किसकी वजह से पॉसिबल हुआ है, फास्ट मूविंग ट्रांसपोर्ट की वजह से और कम्युनिकेशन सिस्टम की वजह से। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया है, पूरे वर्ल्ड को एक छोटा सा गांव बना दिया, एक ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट कर दिया। तो गांव में कहीं से कहीं भी जाना हो तुरंत पहुंच जाते हैं, आज पूरे वर्ल्ड में कहीं से कहीं भी जाना हो हम तुरंत पहुंच सकते हैं। क्लियर? इसीलिए ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन और ट्रेड, ये तीनों एक दूसरे के हमेशा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री रहे हैं। मतलब अगर ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा तो ट्रेड ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा, कम्युनिकेशन ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। मतलब ये तीनों के अंदर एक, मतलब अगर तीनों बढ़ेंगे, तीनों ही बढ़ेंगे एक साथ या तीनों ही डाउन होंगे। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट है किसी को? अच्छा, क्या है, अच्छा अब ये जो बेनिफिट है, ये जो मैंने बात की ट्रांसपोर्टेशन में इंप्रूवमेंट का, कम्युनिकेशन में इंप्रूवमेंट का और ट्रेड में इंप्रूवमेंट का, क्या इसका बेनिफिट इंडिया को भी मिला? क्या इंडिया इन सब के बेनिफिट्स को रिसीव कर पाया? बिल्कुल कर पाया। इंडिया इज वेल लिंक्ड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया भी पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छी तरह से कनेक्टेड है। सो डेंस क्यों कनेक्टेड है? क्योंकि डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इंडिया के पास एक अच्छा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अवेलेबल है, अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क अवेलेबल है, इज ए प्री रिक्विसाइट फॉर लोकल, नेशनल एंड ग्लोबल ट्रेड ऑफ टुडे। आज की डेट में ग्लोबल ट्रेड करना है तो ये तीनों दोनों चीजें चाहिए, एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम। ये तीनों चीजें हमें बहुत अच्छे से चाहिए, तभी जाकर हम एक बहुत अच्छा मतलब काम कर सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? आगे बात करूं? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर अपन क्या दिया है? अच्छा, हमने 3 चीजें देखी बेटा, ट्रांसपोर्टेशन, क्या देखा बेटा हमने? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और ट्रेड। अब उसमें से हम शुरू करते हैं बेटा क्या? ट्रांसपोर्टेशन। क्या शुरू करते हैं बेटा हम? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसपोर्टेशन में शुरू करते हैं सबसे पहले रोडवेज, रोड बाय रोड, है ना, लैंड के थ्रू जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लैंड के थ्रू 2 है, एक तो रोडवे और एक रेलवे। अभी हम किसकी बात करेंगे बेटा? रोडवेज की बात करेंगे। रोडवेज, इंडिया हैज द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा रोड, वर्ल्ड में सबसे बड़ा रोड नेटवर्क किसका है? इंडिया का, मतलब सेकंड नंबर पे। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। फर्स्ट पे कौन है? चाइना। आगे बात करते हैं कितना है। अब देखो सोच के देखना, 62.16 लाख किलोमीटर लंबा हमारा रोड नेटवर्क है। 62.16 लाख किलोमीटर बड़ा फैला हुआ क्या है हमारा? रोड नेटवर्क है। किसके अकॉर्डिंग? 2020-21 के डेटा के अकॉर्डिंग। क्लियर? इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवे। रोडवे ने रेलवे को भी पीछे छोड़ दिया, रोडवेज ने रेलवे को भी पीछे छोड़ दिया।
क्या कारण रहे कि रोडवेज रेलवे से भी आगे निकल गया? उसके कुछ रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज मच लोअर। रोड बनाने की जो कॉस्ट आती है ना, बहुत कम आती है। रेलवे लाइंस बिछाने के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, जो ट्रैक बनाने के लिए, है ना, रनवे बनाने, उसमें बहुत खर्चा आता है। जबकि रोड बनाने के अंदर खर्चा बहुत कम आता है, कॉस्ट कम होती है। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत अच्छी चीज हो गई अपने आप। रोड्स कैन ट्रांसवर्स कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड एंड अनडिल्यूटेटिंग टोपोग्राफी। अब एक इमेज देखना, ये इस तरह की कोई टोपोग्राफी है कि यहां पर रेलवे बना सकते हो क्या आप? यहां रेल की पट्टियां बिछा सकते हो? नहीं संभव है। लेकिन यहां पर रोड बना सकते हैं, बने हुए भी हैं। हिमाचल चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, वहां पर रेलवे नेटवर्क नहीं है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। लद्दाख चले जाओ, वहां पर रेलवे नेटवर्क नहीं है, लेकिन वहां पर क्या है? वहां पर रोड नेटवर्क है। क्योंकि कैसी भी टोपोग्राफी हो, कितनी भी ऊबड़ खाबड़ जगह हो, सब जगह रेलवे रोड हमारे पास अवेलेबल होते हैं। रोड सब जगह बन सकते हैं, रोडवेज सब जगह अवेलेबल हो सकते हैं। क्या नहीं हो सकते? रेलवेज नहीं हो सकते, एयरपोर्ट्स हर जगह अवेलेबल नहीं हो सकते। क्लियर है? इसके अलावा एक और रीजन देखने को मिलता है कि रोड्स कैन नेगोशिएट हायर ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स। अब सोचो कि मान लो कोई ट्रेन जा रही है और इस तरह से टेकड़ी आ गई ऐसे, है ना, तो ऐसे में ये ट्रेन जो चढ़ेगी, चढ़ पाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। ट्रेन की सांस फूल जाएगी, क्योंकि ट्रेन अकेला डिब्बा नहीं जा रहा है, उसके साथ बहुत सारे बोगीज भी लगी हुई है। ट्रेन चढ़ ही नहीं पाएगी इतनी ऊंचाई पे, गाड़ी सुसाट करती हुई निकल जाएगी, गियर बदल के वो निकल जाएगी। अच्छा, ट्रेन की पावर ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो नहीं चढ़ पाएगी। तो कितना भी ऊंचाई स्लोप भी जगह हो, वहां पर भी क्या हो सकता है? रेलवेज, रोडवेज सक्सेसफुल है, बाकी अदर मोड सक्सेसफुल नहीं है। क्लियर है यहां तक? आगे, रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट डिस्टेंस। अगर आपको थोड़ा माल भेजना है, कुछ लोगों को जाना है, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप ट्रेन में जाओ, आज ट्रेन में हम रिजर्वेशन करा के जाएं, थर्ड एसी का रिजर्वेशन करवाते हैं, आपको मान लो यहां से जयपुर जाना है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं, थर्ड एसी का एक आदमी का टिकट होता है 550 रुपए का। एक गाड़ी में 5 लोग जाते हैं, अब 5 लोगों का एवरेज लगाओ आप, 550 इंटू 5, 550 इंटू 5, कितना हो गया? 2750 एक तरफ जाने का। थर्ड एसी की बात कर रहा हूं मैं, उतना ही आने का 5500 रुपीज फेयर लग गया। कुछ लोग मिलकर जाओ, गाड़ी करके ले जाओ, 2000 रुपए के पेट्रोल में जाके आ जाओगे। तो सस्ता क्या पड़ता है? रोडवेज हमेशा सस्ता पड़ता है। और अगर आपको थोड़ा बहुत माल भेजना है तो उसमें भी रोडवेज ही सस्ता पड़ता है। ठीक है? प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, दस द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। ये और समझो, आपको ट्रेन से माल भेजना है, घर से वहां तक तो ले जाना पड़ेगा। अब पहले यहां से रिक्शा में लोड करो, रिक्शा से वहां पर अनलोड करो स्टेशन पे, स्टेशन के फिर अंदर ले जाओ, फिर गाड़ी में लोड करने का खर्चा, कितना खर्चा हो गया। रोडवेज क्या होते हैं? घर आएगी बस आपके पास, गाड़ी घर के बाहर खड़ी होगी, घर के बाहर गाड़ी खड़ी होगी, डायरेक्ट एक बार लोड करना है और जहां पहुंचाना है वहां भी बिल्कुल डोर पे पहुंचेगी और वहीं पर उतार लो। पेकर्स एंड मूवर्स हम सुना है ना, तो वो लोग घर से आपका सामान ले जाते हैं घर पे और आपके वहीं पर लाके सामान को उतार देते हैं। क्लियर? इसके अलावा कि रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज्ड एज फीडर टू अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये और बहुत अच्छी बात है, अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करना है ना, तो उसके लिए भी रोड ट्रांसपोर्ट तो चाहिए ही चाहिए। कैसे? आपको ट्रेन से जाना है तो ट्रेन स्टेशन तक कैसे जाओगे? ट्रेन तुम्हारे थोड़ी ना तुम्हारे घर आएगी, वो तो प्लेटफॉर्म पे आएगी। आपको प्लेन से जाना है, प्लेन थोड़ा घर के छत पे उतार दो, प्लेन नहीं जाना उतारेगा ना, यहां से एयरपोर्ट तो जाना पड़ेगा, उसके लिए क्या चाहिए? रोड ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो बाकी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट को यूज करने के लिए क्या जरूरी है? रोड ट्रांसपोर्ट जरूरी है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया में रोड नेटवर्क अच्छा होना जरूरी है। क्लियर? और उसी वजह से हमारे यहां पर इंप्रूव हो रहा है। आई जस्ट होप सबको क्लियर होगा बेटा यहां तक। आगे बढ़ते हैं फिर अपन। अगला क्या है? हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स। अब इंडिया में जो रोड्स है ना, उनको कई पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। स्पेशली हमारे पास 6 टाइप देखने को मिलते हैं। रोड नेटवर्क को इंडिया में कितनी टाइप्स में? 6 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। इनमें सबसे पहला टाइप है बेटा गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। क्या है बेटा? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। कुछ नहीं है,
कि इंडिया की जो 4 मेजर सिटी है, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई, इनको कनेक्ट किया हुआ है। इनके लिए 6 लेन सुपर हाईवेज बनाए हुए हैं। ये जो बन रहा है ना क्वाड्रिलेटरल, जानते हो ना क्वाड्रिलेटरल का मतलब तो समझते ही है सब, 4 साइड से जहां पर होता है ना, तो ये देखो कनेक्ट कर रहा है यहां पर आपस में, इसीलिए इसको क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्यों कह दिया? क्योंकि इंडिया का लिए एक स्वर्णिम युग हो गया, एक तरीके से एक बड़ी बात हो जाती है, इसलिए इसका नाम। गोल्ड के बने हुए नहीं है ये रोड, है ना, कंफ्यूज मत होना कि भी गोल्ड के बने हुए, नहीं, गोल्ड के नहीं बने हुए, ठीक है ना। तो ये क्वाड्रिलेटरल और 6 लेन सुपर हाईवे है, बड़े बड़े हाईवे है यहां पर। क्लियर है? बात समझ में आई बेटा? चलिए, क्लियर है बेटा सबको यहां तक? आगे बात करूं तो वही लिखा है कि मेजर, ध्यान देना, कि मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लिंकिंग दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, चारों कोनों को जोड़ दिया है यहां पर। एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवेज, वापस मुंबई से दिल्ली, ये भी जोड़ रहे हैं, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, यही छोड़ दोगे तो चौथी लाइन बच जाएगी, तो मुंबई से दिल्ली, वो भी एक हाईवे बना हुआ है, ठीक है ना। और पूरा 6 लेन हाईवे, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, खूब लंबा चौड़ा हाईवे है। अब ये जो पूरा है ना क्वाड्रिलेटरल, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो रोडवे है, सुपर हाईवे है, इसके 2 पार्ट है। कितने पार्ट है बेटा इसके? 2 पार्ट हमें इसके देखने को मिलते हैं। 2 पार्ट में इसको हम समझते हैं। कैसे है यहां पर देखना, एक तो है इसका नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक डायरेक्ट हाईवे आ रहा है। कहां से कहां तक? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, वही लिखा है कि लिंकिंग श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर एंड कन्याकुमारी तमिलनाडु, पूरा डायरेक्ट कनेक्ट किया हुआ है। तो मतलब पूरा नॉर्थ टू साउथ डायरेक्टली क्या है? कनेक्टेड है। आपको नॉर्थ जम्मू कश्मीर से चलना है, कन्याकुमारी पहुंच जाओ, पूरा 6 लेन हाईवे, आपको रास्ते में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा है ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, जहां पर सिलचर आसाम, ये आसाम में एक जगह सिलचर, यहां से लेकर कहां तक? इन पोरबंदर गुजरात, ये देखो पूरा, है ना, ईस्ट टू वेस्ट पूरा का पूरा कनेक्टेड है यहां पर। ये बात समझ में आई? तो एक नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। क्लियर है बेटा? कोई डाउट है किसी को यहां तक? आर पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। क्लियर है? आगे कंटिन्यू करें, देखिए और क्या लिखा है, ध्यान देना। आगे दिया है कि टू रिड्यूस, अच्छा क्यों बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनाया? ऑब्जेक्टिव तो होगा, इतने लंबे लंबे रोड्स बनाए, क्या ऑब्जेक्टिव उसका? रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया की जो मेन मेगा सिटीज है उसको उनको कनेक्ट कर दिया। अगर यहां से वहां जाना है तो आपका समय भी कम लगे और टाइम भी कम लगे और दूरी भी कम हो जाए। दूसरा, इन हाईवे प्रोजेक्ट्स को कौन बनाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। कौन बनाता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस तरह के प्रोजेक्ट्स को रन करता है। क्लियर? तो ये आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर मेगा हाईवेज क्लियर है आपका। दूसरा टाइप हम देखते हैं, सेकंड टाइप ऑफ रोड्स कौन से बेटा आपके? नेशनल हाईवेज, जो कि क्या होता है कि कंट्री को बीच में, पूरी कंट्री को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। क्या करते हैं लोग? ये ऐसा हाईवेज पूरी कंट्री को आपस में कनेक्ट करके रखते हैं। क्या लिखा है यहां पर, ध्यान देना, कि नेशनल हाईवेज लाइक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री। कंट्री की जो मेन सिटीज है ना, जैसे दिल्ली, जयपुर टू उदयपुर, उदयपुर से आपको जाना है, जैसे मान लो यहाँ पर कोटा होते हुए उदयपुर से लखनऊ कनेक्ट कर दिया, यहाँ पर है ना एक हाईवे ये निकल गया, है ना, लखनऊ से इधर, मतलब कहीं भी पूरी कंट्री को आपस में क्या करते हैं? कनेक्ट करते हैं। मेजर सिटीज को, कंट्री की 4 मेजर सिटी नहीं, कंट्री का और जो इंटीग्रल पार्ट है ना उसको आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक बात और समझना, शेरशाह सूरी का नाम सुना है? 6, 7, 8 में पढ़ के आए होंगे, है ना। शेरशाह सूरी कौन था? जिसने एक ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, पूरा यहां से लेकर ये पूरा ग्रैंड ट्रंक रोड उसने पूरा अफगानिस्तान तक बनवा दिया था। वो रोड आज भी अवेलेबल है। अब इसी का एक हिस्सा है, यहां पर देखना है, यहां पर आगे ध्यान देना। अब देखो ये जो नेशनल हाईवेज हैं, इनके मेंटेनेंस का काम किसका है? कि दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम्स एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का काम है इनको मेंटेन करना। NH1,
किसकी बात करेंगे बेटा अपन? अगर NH1 की बात करेंगे तो NH1 एक ही है सबसे पहला, द हिस्टोरिकल शेरशाह सूरी मार्ग, जो मैंने बताया था पूरा का पूरा शेरशाह सूरी मार्ग है, इसमें से किसको? दिल्ली से अमृतसर, ये नई दिल्ली से, न्यू दिल्ली से अमृतसर, ये पूरा, ये न्यू दिल्ली टू अमृतसर, ये जो इतना हिस्सा है इसको NH1 कहा जाता है। ठीक है ना बेटा? क्या कहा था उसको? NH1 कहा जाता है। शेरशाह सूरी मार्ग भी इसी को कहा जाता है। वैसे शेरशाह सूरी मार्ग पूरा है ना, इंडिया से लेकर अफगानिस्तान तक रोड बनवा दिया था उसने। क्लियर है यहां तक? उस समय एक ही था। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन। अगले कौन से बेटा? आपके स्टेट हाईवेज। मैंने राजस्थान का मैप लिया है कि राजस्थान, अब ये क्या करते हैं, जैसे राजस्थान की कैपिटल कौन सी है बेटा? जयपुर। तो ये जो किसी भी स्टेट की जो कैपिटल है ना, उसको उस स्टेट की अलग अलग सिटीज से जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, उस स्टेट की जो कैपिटल है उसको कनेक्ट करते हैं जो उस स्टेट की अलग अलग सिटीज से, वो सब क्या कहलाते हैं? स्टेट हाईवेज कहलाते हैं। क्या लिखा है यहां पर? कि रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स हेडक्वार्टर्स। जयपुर से सवाई माधोपुर, जयपुर से दौसा, जयपुर से अजमेर, जयपुर से कोटा, इस तरह से लिंक कर रहे हैं ना, वो स्टेट हाईवेज कहलाएंगे। These roads are constructed and maintained by state public works department, PWD। देखो, नेशनल हाईवेज CPWD, स्टेट हाईवेज SPWD, मतलब स्टेट पब्लिक एंड वर्क्स डिपार्टमेंट। एंड यूनियन टेरिटरीज, अगर स्टेट नहीं है तो यूनियन टेरिटरी है तो वहां का जो PWD डिपार्टमेंट होगा उनके द्वारा इनको मेंटेन किया जाता है। कोई डाउट है? 3 टाइप पढ़ लिया हमने। कौन कौन सा पढ़ लिया? एक तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर मेगा हाईवेज, दूसरा नेशनल हाईवेज, थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया स्टेट हाईवेज। आगे बढ़ते हैं बेटा, फिर अपन अगला कौन सा है बेटा? आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स। कौन सा है? डिस्ट्रिक्ट रोड्स, जो एक डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं, है ना, डिस्ट्रिक्ट के इंटीग्रल पार्ट को कनेक्ट करते हैं। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर विद अदर प्लेसेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट। जैसे सवाई माधोपुर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, तो यहां से गंगापुर, यहां से खंडार, है ना, यहां से चौथा बरवाड़ा, ये जो डिस्ट्रिक्ट को आपस में कनेक्ट करते हैं वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स कहलाते हैं। और इन रोड्स को मेंटेन करने का काम किसका है? जिला परिषद। सिविक्स के अंदर हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत, जिला परिषद, है ना, वो उसकी वो वाला जिला परिषद है। और भी रोड्स होते हैं। अदर रोड्स में क्या आ गया? जैसे कि रूरल एरिया के रोड्स हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिनको बनाया जाता है, कि रूरल रोड्स which link rural areas and villages with towns are classified under this category. These roads received special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। इनको विशेष महत्व दिया गया है, इनको विशेष रूप से जोर देकर बनवाया गया है। इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस आर मेड सो दैट एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू अ मेजर टाउन इन द कंट्री बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड। हर सीजन में वहां पर घर चल सके, तो बारिश आई रोड टूट गया, है ना, ऐसा नहीं होता है ना, सब जगह सबको अवेलेबल हो सके ऐसी व्यवस्था की गई है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। और एक है बॉर्डर रोड। अब क्या है कि ये तो सब हमने अंदर अंदर की बात पढ़ ली, लेकिन बॉर्डर एरियाज में भी कुछ रोड्स होते हैं। बॉर्डर एरियाज, है ना, जैसे हम बात करें इंडिया के बॉर्डर एरियाज की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर, जैसे लद्दाख वाला एरिया है, वहां पर वो इंडिया से मतलब हमारे बीच में आ जाता है, उसके बाद लद्दाख है, तो वहां कैसे पहुंचोगे? तो वहां पे जो रोड बनाने का काम किसका है? BRO, ब्रो, ब्रो भाई वाला ब्रो नहीं है, यस ब्रो वो वाला ब्रो नहीं है, ये BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है। क्या बेटा? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक संस्था है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया। क्यों किया गया इसको एस्टेब्लिश? ताकि ये कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज। बॉर्डर के आसपास के जो इलाके हैं ना, इंडिया की बॉर्डर के आसपास, वहां पर ये रोड बना सके और उन एरियाज में रोड को कंस्ट्रक्ट कर सके, उनको मेंटेन कर सके। इसके लिए BRO की स्थापना की गई। कब बनाया गया ये? 1960 में संस्था की स्थापना की गई थी। कौन सी की? BRO की। डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज। हमारे नॉर्दर्न
पाकिस्तान वाला, नॉर्थ ईस्टर्न, इधर चाइना है ना, चाइना है, नेपाल अभी आ जाता है, तो इन सबसे एक हमें बेनिफिट मिल सके, ट्रेडिंग में या किसी भी तरह से बेनिफिट मिल सके, वो एक इंपॉर्टेंस ध्यान में रखा जाता है. These roads have improved accessibility in the areas of difficult terrain and have helped in the economic development of these areas. ऐसे ऐसे एरियाज में रोड बनाए गए जहां पर मतलब जाना ही बड़ा मुश्किल होता था, ताकि उनको भी हम इंडिया से कनेक्ट कर सकें. तो ये आपका रोड सिस्टम कंप्लीट है. आई स्टॉप कि आज जितनी भी बातें आपको बताइए वो सारी आपको समझ में आई होंगी. बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड. ओके, हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सबका एक बार फिर एटर्नल क्लासेस के अंदर. क्या पढ़ रहे हैं बेटा अपन? वी आर स्टडिंग क्लास 10th ज्योग्राफी, चैप्टर नंबर 7, लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. क्या पढ़ रहे हैं अपन? लाइफ लाइन्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी. हमने देखा था कि इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में प्रोडक्शन को मार्केट तक लाने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, उन्हीं को लाइफलाइन कहा जाता है. उनमें हमने 3 चीजें स्पेशली देखी थी: ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. क्या क्या देखा था हमने? ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड. उसमें से हमने ट्रांसपोर्ट शुरू कर दिया था. ट्रांसपोर्ट के अंदर हमने शुरू किया था रोडवेज. रोडवेज में हम पढ़ रहे थे बेटा लैंड ट्रांसपोर्ट हमने शुरू किया था, उसमें हम रोडवेज पढ़ रहे थे. रोडवेज में हमने क्या पढ़ा था? क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स. क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स हमने पढ़ा था कौन कौन सा? पहला गोल्डन, क्वाड्रिलेटरल, मेगा, 6 वे हाईवेज. सेकंड हमने कौन सा पढ़ा था? नेशनल हाईवेज. थर्ड हमने कौन सा पढ़ा था? स्टेट हाईवेज. फोर्थ हमने कौन सा पढ़ा था? बेटा हमने? डिस्ट्रिक्ट हाईवेज. फिर अदर्स के अंदर रूरल हाईवेज, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आ गई थी. ये अब तक हम कंप्लीट कर चुके हैं. अगर हम आगे बढ़े और ध्यान से चीजों को समझें तो हमको देखने को मिलेगा कि इन रोड्स को है ना, इन रोड्स का क्लासिफिकेशन 2 और बेसिस पर पॉसिबल है. क्या है बेटा? इन रोड्स का क्लासिफिकेशन पॉसिबल है. कितने बेसिस पर? 2 मोर बेसिस पर. वो 2 मोर बेसिस कौन कौन से है बेटा? फर्स्ट वन इज मेटल रोड, सेकंड वन इज अनमेटल रोड. सिंपल सी नाम से पता लग रहा है. मेटल रोड जो किसी मेटल के बने हो. वो मेटल क्या हो सकता है? सीमेंट हो सकता है, कंक्रीट हो सकता है, बिटुमेन ऑफ कोल मतलब डामर जिसको कहते हैं, वो हो सकता है. इन रोड की खासियत क्या होती है कि ये हर सीजन में लंबे समय तक चलते हैं. एक बार रोड बना लिए तो ये रोड क्या करेंगे? साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता है. दूसरे होते हैं अनमेटल रोड, जो कि सिंपली किसके बने होते हैं? मिट्टी के, या मिट्टी के ही बने होते हैं ना, मड और सीमेंट के, मड के बने हुए होते हैं. इनका रेनी सीजन आता है, यहां पर क्या होता है? बारिश में ये खराब हो जाते हैं. क्लियर है यहां तक? तो ये हमने क्लासिफिकेशन ऑफ रोड्स और पढ़ लिया, और इसी के साथ आपका रोडवेज कंप्लीट हो जाता है. हम लैंड ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं. लैंड ट्रांसपोर्ट में हमने 2 पार्ट होते हैं हमारे. 3 पार्ट थे. कौन कौन से? रोडवेज, रेलवेज और थर्ड वन पाइपलाइन. आज हम शुरू करते हैं बेटा इसका सेकंड पार्ट, जो कौन सा है बेटा? रेलवेज. क्या शुरू करते हैं बेटा? रेलवेज. रेलवेज की जैसे हमारे सामने बातें, हमारे सामने ट्रेन आ जाती है, छुक छुक गाड़ी चलती हुई, है ना. पहले आती थी, धुएं निकालती थी. आजकल धुएं निकालने वाली ट्रेनें बहुत कम दिखती है. ठीक है, ट्रेन चलती है. हमारी सवाई माधोपुर जंक्शन का भी हमने यहाँ पर लिया है कि देखो रेलवे स्टेशन होते हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ होती है, गुड्स मालगाड़ी जिसको कहते हैं ना, गुड्स ट्रेन भी होती है, कई तरह की ट्रेन होती है. अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि रेलवेज जो है ना, वो प्रिंसिपल मोड है. प्रिंसिपल मोड का मतलब सबसे मेन मोड है. किसका? ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्रेट एंड पैसेंजर इन इंडिया. फ्रेट मतलब माल, और यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह अगर ट्रेवल करना है, स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो मैक्सिमम पीपल इंडिया में ट्रेवल किससे करते हैं? बाय ट्रेन. क्यों? क्योंकि बस
या मतलब रोडवेज या एयरवेज की कंपैरिजन में ये पैसेंजर जो ट्रेन होती है ना, ये बहुत कॉस्टली, बहुत चीपली होती है, चीप होती है, इनके अंदर पैसा बहुत कम लगता है, सस्ती दरों पर ये अवेलेबल होती है, बहुत सस्ते दामों पर एक जगह से दूसरी जगह आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचा देती है। क्लियर है यहां तक? अच्छा, यूजफुल फॉर मल्टीफेरियस एक्टिविटीज। मल्टीफेरियस मतलब बहुत सारे काम करने के लिए ट्रेन को यूज में रहता है। आपको बिजनेस मीटिंग में जाना है, बिजनेस करने के लिए ट्रेन काम में ली जाती है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए, बिजनेस पर्पज से अगर जा रहे हो तो आप ट्रेन काम में लोगे। साइट सीइंग के लिए लोग ट्रेन को काम में लेते हैं। साइट सीइंग का मतलब होता है ना, नज़ारे देखने के लिए ट्रेन में बैठ गए, बढ़िया नज़ारे चल रहे हैं आसपास में और हम देखते हुए जा रहे हैं। स्पेशली आप है ना हिमाचल की तरफ जाओ, वहाँ टॉय ट्रेन चलती है। कौन सी ट्रेन चलती है? टॉय ट्रेन। वो ओपन ट्रेन होती है। कभी कोटा में ना चंबल गार्डन में एक ट्रेन चलती है, वैसी है ना एक टॉय ट्रेन होती है, एक्चुअल में चलती है शिमला के अंदर। वो आपको मतलब एक पूरा बढ़िया कुफरी वगैरह से लेकर पूरा दिखाती है, क्या मतलब बढ़िया साइट सीइंग वहां पर देखने को मिलते हैं वहां पर। एक है पिलग्रिमेज, आजकल धार्मिक यात्राओं पर जाने के लिए भी लोग क्या करते हैं, ट्रेन को यूज करते हैं। हमारी गवर्नमेंट ने भी कई सारे पिलग्रिमेज ट्रेन वहां पर चलाई हुई है तीर्थ स्थानों पर जाने के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्गर डिस्टेंस, लंबी लंबी दूरी तक ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी ट्रेन को यूज किया जाता है। तो मतलब एक सबसे बहुत मल्टीफेरियस, मतलब बहुत सारे कामों को इनको यूज में लिया जाता है। क्लियर है? आगे बात करें कि रेलवेज इन इंडिया बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री एज वेल एज एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। रेलवेज ने जो है ना हम इंडियंस को एक इकोनॉमिक वे में ट्रेवल करने का एक बहुत अच्छा मीडियम प्रोवाइड करवाया है। इसके अलावा हम बात करें कि हमारे एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल गुड्स को, मतलब एग्रीकल्चरल गुड्स प्रोड्यूस हो गए, मान लो हमारे यहाँ हम बात करें, छोटा सा एग्जांपल लें कि जो सरसों है वो राजस्थान में ग्रो हो रही, सरसों का तेल बनाने की फैक्ट्री तमिलनाडु में, तो सरसों यहाँ से कहाँ जाएगी? तमिलनाडु में जाएगी। मस्टर्ड को यहाँ से तमिलनाडु पहुंचाना पड़ेगा, तो तमिलनाडु पहुंचाने के लिए क्या है? रेलवेज। एक बार में बहुत सारा माल रखकर क्या हो सकता है, आसानी से पहुंचाया जाए। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज को आपस में बाइंड करने, कंट्री की इकोनॉमीज को आपस में बाइंड करने में इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ओके, आई जस्ट होप यहां तक सबको क्लियर है। आज आवाज ठीक आ रही है क्या बेटा? लक्ष्मी, आवाज ठीक आ रही है बेटा आज? क्या सर? आवाज ठीक आ रही है मेरी आज? सर आवाज नहीं आ रही ढंग से। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अपन। बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। आगे बात करें कि इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द कंट्री। देखो हमारी सरकार के हाथ में ना बहुत सारे सेक्टर है जो कि जिनके ऊपर केवल गवर्नमेंट का कंट्रोल है। हमने इससे पहले भी पढ़ा था, पहले वाले चैप्टर में सेल भेल गवर्नमेंट के सेक्टर नहीं है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट का जो बहुत सारी चीजों में आता है ना, इन सब में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा सेक्टर जो कि प्योरली किसका है? गवर्नमेंट का। वो कौन सा है? रेलवे। रेलवे कंट्री की गवर्नमेंट का मतलब पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा अंडरटेकिंग है। इससे बड़ा बिजनेस गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है। सबसे बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो अर्न करके देता है वो क्या देता है? केवल रेलवेज ही अर्न करके देता है। इसके अलावा फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड ऑफ, इंडिया की पहली ट्रेन कब चलाई गई? 1853 में। कहां से? मुंबई से थाने। यहां पर मुंबई वाला इलाका है, मुंबई से थाने केवल 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ये कितना सा डिस्टेंस था? केवल ओनली एंड ओनली 34 किलोमीटर का डिस्टेंस था। बहुत कम दूरी के लिए चली, लेकिन उस समय 34 किलोमीटर ट्रेन चलना भी बहुत बड़ी बात थी। तो पहली ट्रेन कहां चली बेटा? 1853 में। कहां से कहां तक? मुंबई टू थाने, दोनों महाराष्ट्र के पार्ट है। इंडियन रेलवे है ना, ये पूरा का पूरा 16 जोन्स में डिवाइडेड है। आपकी बुक में 16 जोन्स लिखा हुआ है। मैं आपको एक बात बता देता हूं, लेकिन अभी 8% 17 जोन्स तो बन चुके हैं और 18th जोन तेलंगाना की तरफ उसको बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है ना, 18th बनाने की तैयारी चल रही है। आपकी बुक में 16 लिखा हुआ है, इसलिए हमने यहां पर 16 ही लिया है। कोई डाउट है यहां तक? सिंपल सी बातें थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आगे अगर हम बढ़े, देखें अगर, तो जैसे है ना मैंने बताया ना, यहां पर कितने बन चुके हैं? 16 जोन इसमें दिए हुए हैं ना। फर्स्ट जोन ये यहां से हो जाएगा, सेकंड जोन ये हो जाएगा, थर्ड जोन, फोर्थ जोन, फिफ्थ जोन, सिक्स जोन, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th,
13, 14, 15, 16 है ना, इसमें 16 ही दिए हुए हैं क्योंकि 17 और बन चुका है, जो शायद आंध्र प्रदेश की तरफ बना है, इधर की तरफ 17 बना है और 18 तेलंगाना की तरफ बनाने की तैयारी चल रही है। ठीक है बेटा, आगे बात करें अपन, देखते हैं आगे। अब डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे, अगर हम रेलवे के डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को बात करें कि रेलवे कैसे बनाए, कहां पर किस तरह से बनाए, किन किन एरियाज का रेलवे कैसे काम करता है, उसको अगर हम ध्यान से समझें तो क्या दिखेगा हमको। सबसे पहली चीज तो रेलवे लाइंस जो बनी हुई है, रेलवे जो का डेवलपमेंट है ना किसी भी एरिया में, वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वहां की फिजियोग्राफी कैसी है, वहां के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है और वहां का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह का है। इन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी भी एरिया में रेलवे किस तरह से डेवलप हुआ है। अब इसको अगर हम बात करें तो कितने सेक्टर्स में डिवाइडेड है, पहला नदर्न प्लेन में, दूसरा पेनिनसुलर रीजन, तीसरा हिमालयन रीजन्स। ठीक है ना, 3 पार्ट्स में हमने पूरे रेलवे को डिवाइड किया हुआ है। रेलवे के पैटर्न को अगर हमें समझना है तो हम कितने पैटर्न में समझेंगे बेटा, 3 पैटर्न्स में। कौन कौन सा, नदर्न प्लेन, दूसरा हिमालयन रीजन और तीसरा पेनिनसुलर रीजन। अब देखो समझो, ये आपका पूरा नदर्न प्लेन है। इस नदर्न प्लेन की सबसे पहले हम खासियत समझें कि फ्लैट लैंड है। क्या है बेटा, फ्लैट लैंड है, ऊपर खापर हिली एरियाज यहां पर नहीं है। दूसरा, यहां पर रिवर्स बहुत सारी निकलती है, इसमें से मल्टीपल रिवर्स इस एरिया में देखने को मिलती है, रिवर्स खूब सारी है। तीसरा, एग्रीकल्चरली डेवलप्ड एरिया है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज खूब है, खेत खूब मिल जाते हैं, तो इसकी वजह से इस एरिया में रेलवे लाइंस को बिछाना बड़ा आसान हो जाता है। क्यों, फ्लैट लैंड है ना, तो यहां पर आपको देखने को, अच्छा डेंसली पॉपुलेटेड भी है तो पीपल भी खूब है, पॉपुलेशन भी खूब है, तो रेलवे में ट्रेवल करने वाले लोग भी खूब है। इसलिए आप देखोगे अगर तो इस पूरे एरिया में अगर हम देखते हैं ना, तो ये जो नदर्न प्लेन वाला एरिया आपको देखने को मिलेगा, इस एरिया का रेलवे नेटवर्क बहुत बड़ा नेटवर्क है। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर रेलवे का है ना तो इस नदर्न प्लेन वाले एरिया में ही है। कहां पर है, अगर हम बात करें सबसे ज्यादा डेवलपमेंट अगर कहीं है तो वो कहां पर है बेटा, इट इज इन द नदर्न प्लेन एरिया। ये जो नदर्न प्लेन वाला एरिया है ना, इसी में आपको सबसे ज्यादा डेवलपमेंट रेलवे का देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि फ्लैट लैंड है ना, इजीली आप रेलवे लाइंस को बिछा सकते हो, डेंस आपको रेलवे नेटवर्क यहां पर देखने को मिल जाएगा। क्लियर, क्या लिखा है ध्यान से पढ़ते हैं बेटा, देखिए नदर्न प्लेन, वास्ट लैंड, वास्ट लेवल लैंड, पूरी लेवल लैंड है, ऊपर खाबर जमीन यहां देखने को नहीं मिलती है। हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, लोग भी यहां पर क्या होता है, खूब रहते हैं, तो ट्रेवल करने के लिए लोग भी खूब मिल जाएंगे। एंड रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, रिच एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज का रेलवे से क्या फर्क पड़ेगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खूब होते हैं तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन गुड्स ट्रेन की भी रिक्वायरमेंट काफी हो जाती है। प्रोवाइडेड द मोस्ट फेवरेबल कंडीशन फॉर देयर ग्रोथ, और इन्हीं वजह से रेलवे बहुत अच्छा ग्रो करता है। कौन से एरियाज में, नदर्न प्लेन वाले एरिया में। क्लियर, इसके अलावा हाउएवर, हालांकि मैंने कहा ना रिवर्स खूब है, रिवर्स खूब है तो आपको इस एरिया में जो मैक्सिमम ब्रिज है ना, रेलवे ब्रिज नदियों के ऊपर वो बनाने पड़ते हैं, वो थोड़ी सी समस्या है कहां पर, नदर्न प्लेन्स में। However, a large number of rivers requiring a construction of bridges across their wide beds posed some obstacles, और यही एक थोड़ी सी समस्या है यहां पर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं अपन। अगला हम देखते हैं कौन सा है बेटा, अगला रीजन पेनिनसुलर रीजन। ये पेनिनसुलर रीजन है ना, ये आपको पता होगा एक पूरा का पूरा क्या है बेटा, यही पेनिनसुलर रीजन है ना। अब इसमें एक सबसे बड़ी समस्या क्या है, आपको याद होगा तो 9th क्लास में पढ़ के आए हो, एक तो टोपोग्राफी कुछ इस तरह से इसकी इधर की तरफ झुका हुआ है, दूसरी तरफ ये जो एरिया है ये यहां पर इस तरह से, यहां पर ये वेस्टर्न घाट पूरा है ना, मतलब बीच बीच में कंटिन्यूस नहीं है, गैप है यहां पर, तो ये जो पासेस है ना, इन्हीं में रेलवे लाइंस बनानी पड़ती है। टनल्स आपको देखने को मिलेंगे, अगर आप साउथ के अंदर जाओगे ना तो वहां रेलवे लाइंस में आपको काफी सारे टनल्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि इन्हीं टनल्स के थ्रू क्या निकालनी पड़ती है, रेलवे लाइन को आपको क्रॉस करवाना पड़ेगा। इधर तो कंटिन्यूअस है, इधर तो क्या है कंटिन्यूअस, इधर तो पास करवा ही नहीं सकते, तो रेलवे लाइन ना यूं घूमती रहती है, जैसे यहां से निकली फिर इधर टनल्स में निकल गई, फिर इधर आ गई है ना, ये तो पानी में गए हम, पानी में नहीं जाएगा, यहां से यूं निकाल के आप इसको यूं घुमा दोगे, तो इस तरह से रेलवे लाइंस क्या है, यहाँ पर टनल्स यहाँ पर खूब देखने को मिल जाती है। सबसे मेन टनल्स के बीच में, पहाड़ों के बीच में से रेलवे लाइंस को क्या किया गया है, निकाला गया है। क्लियर, हिली एरियाज है, ऑब्वियस सी बात है। रेलवे ट्रैक्स आर लेड थ्रू लो हिल्स, जो नीचे नीचे पहाड़ियां हैं उनके ऊपर बनाया गया है, गैप्स, इन गैप्स के थ्रू बनाया गया है, और टनल्स के थ्रू बनाया गया है।
ठीक है, छोटी पहाड़ियों को बीच में से काट दिया, उसके अंदर से रेलवे लाइंस निकाली हुई है। ये किसकी बात की हमने? पेनिनसुला रीजन, हिमालयन रीजन। अब यहाँ कहाँ रेलवे लाइन बिछाओगे आप? इन एरियाज में रेलवे लाइन तो बिछा ही नहीं सकते। तो इसीलिए एक बात लिखी है कि अनफेवरेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइंस। क्यों अनफेवरेबल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हाई रिलीफ, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, स्पार्स पॉपुलेशन भी बहुत कम है, बड़ी मतलब बहुत सारा खर्चा, देखो खर्चा ज्यादा होगा रेलवे लाइंस बिछाने में, इतना सारा खर्चा करके आप रेलवे लाइंस बिछाओगे तो वहां जाने के लिए पॉपुलेशन भी नहीं है। एंड लैक ऑफ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, तो किस चीज के लिए रेलवे चलाए वहां पर? इसलिए यहाँ पर रेलवे लाइंस नहीं है। अब ऊपर चले जाओ, पंजाब के ऊपर, जम्मू कश्मीर के ऊपर चले जाओ, आपको वहां रेलवे लाइंस देखने को नहीं मिलेंगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द रेलवेज। मतलब क्या हमने टॉपिक पढ़े थे कि डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, एक बात तो ये हो गई, आगे हम समझे कि रेलवे डेवलप हो रहा है, रेलवे हमारी कंट्री का इतना बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स है, तो क्या रेलवे के सामने कोई समस्याएं नहीं है? क्या रेलवे को कोई प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ रही? ऐसा नहीं है, रेलवेज को भी कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अगला टॉपिक हमारा वही है कि चैलेंजेस फेस्ड बाय रेलवेज। रेलवे को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? क्या पढ़ेंगे टॉपिक बेटा अपन? कि रेलवे को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सबसे पहली समस्या तो यह है, सबसे पहली समस्या क्या है कि डिफिकल्टीज इन रेलवे लाइंस इन एरिया सच। कुछ ऐसे एरियाज है वहां पर रेलवे लाइन बनाना क्या है, बहुत मुश्किल काम है। कुछ ऐसे एरियाज जहां पर रेलवे लाइंस डेवलप करना क्या है बेटा, बहुत ही मुश्किल काम है। कैसे? जैसे दिया है कहां कहां पर, सैंडी प्लेन और वेस्टर्न राजस्थान। अब हमारे पश्चिमी राजस्थान में चले जाओ, जैसलमेर के आगे, वहां क्या है, पूरी रेत ही रेत है, वहां हमने रेलवे लाइन बिछा भी दी तो रेत में रेलवे लाइन क्या होगी, दब जाएगी, वजन आएगा, तो मतलब वहां पर रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते। अगर स्वयं ऑफ गुजरात, दलदली एरिया है गुजरात का, है ना, गुजरात का जो एरिया कैसा है, कच्छ की तरफ चले जाओ, दलदली एरिया है, कच्छ में दलदली एरिया है, तो दलदल जानते हो ना, मतलब थोड़ा सा प्रेशर होगा उन्हीं जमीन के अंदर जाती है, तो ऐसी एरियाज में रेलवे लाइन नहीं बिछा सकते। फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, अब याद करो ना, जब हमने फॉरेस्ट वाला चैप्टर पढ़ा था, तुमने पढ़ा था डेंस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, उड़ीसा में, इधर खूब जंगल है, तो जंगलों के बीच में से रेलवे लाइन निकालना बड़ा मुश्किल है। रीजन क्या है, तो वहां पर जंगली जानवरों की समस्या रहती है। दूसरी समस्या क्या है, चलो जिस तरह से बना भी दिया तो वहां पर आप ट्रैवल करोगे तो लोगों को रिस्क वहां पर बहुत ज्यादा रहती है, तो ये भी एक समस्या है, ऐसे एरिया जा सकते। दूसरा, स्ट्रेच ऑफ सह्याद्री कुड बी क्रॉस्ड बाय थ्रू गैप्स और पासेस, घाट्स में भी वही स्थिति है। वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा था, वैसे सह्याद्री जो हमारे ऊपर है वहां पर भी ये समस्या है, तो वहां पर रेलवे लाइंस बनाना बड़ा मुश्किल रहता है। आगे बात करें कि डेवलपमेंट ऑफ द कोंकण रेलवे अलोंग द वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट कौन सा है, वेस्ट कोस्ट वाला एरिया अपना, ये वेस्ट कोस्ट वाला एरिया। यहां पर जो कोंकण रेलवे लाइन से डेवलप की गई है ना, वहां पर आपको इसी तरह की समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ा है। क्लियर? आगे बात करें और क्या लिखा है यहां पर, ध्यान देना कि फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ पैसेंजर्स एंड गुड्स इज इन दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक रीजन ऑफ इंडिया। लेकिन रेलवेज लोगों के लिए, गुड्स के लिए, गुड्स के मूवमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक, सबसे सस्ता मीडियम माना जाता है। पहली समस्या समझ में आई। पहली प्रॉब्लम क्या है रेलवे के लिए कि रेलवे हर जगह रेलवे लाइंस को बिछा नहीं पा रहा है, लेकिन इनके अलावा भी और कई तरह की समस्याओं का रेलवे को सामना करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, क्या है बेटा कि शिंकिंग ऑफ ट्रैक इन सम स्ट्रेचेस एंड लैंडस्लाइड्स। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे मान लो कि हिली एरिया है, ये हिली एरिया है, अब जैसे तैसे करके ये हिली एरिया को रेलवे ने क्या किया, कुछ इस तरह का नहीं था, यूं था, इस तरह का उबड़ खाबड़ जगह थी, लेकिन है पूरी वैली वाला एरिया है। अब यहां पर रेलवे लाइंस बिछा भी दी आपने, और नीचे क्या है, पूरी घाटी है, और इतना सा आपके पास स्ट्रेच है, यह रेलवे लाइन बिछा दोगे, लेकिन डर क्या है कि हमेशा ये लैंडस्लाइडिंग हो सकती है। लैंडस्लाइडिंग हो जाएगी तो जो लाइंस बिछाई, इतना खर्चा किया है, सब क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। एक समस्या ये भी है कि हिली एरियाज में या ऐसे एरियाज में, वैली वाले एरियाज में अगर रेलवे लाइंस बिछाई जाती है तो वो लैंडस्लाइड्स का हमेशा डर बना रहता है। लैंडस्लाइड वैसे नहीं हो तो रेलवे के ट्रेनों की चलने की वजह से भी लैंडस्लाइड हो सकती है वहां पर। दूसरा प्रॉब्लम हमको समझ में आ गया। थर्ड प्रॉब्लम क्या है कि मैनी पैसेंजर्स ट्रेवल विदाउट टिकट। ये एक बहुत बड़ी समस्या है।
बिना टिकट यात्रा करते हैं लोग, मानते नहीं है। टिकट लिया नहीं, ट्रेन में बैठ गया, चले गए, इतनी सी दूर जाना है, टीटी कौन सा आ रहा है। अब ये तो हमारी समझ की बात है, अगर रेलवे को हम टिकट नहीं लेंगे, रेवेन्यू नहीं होगा, लॉस में जाएगा, तो हो सकता है एक दिन इतना बड़ा, तो वो पैसा अल्टीमेटली कहेंगे हमसे कवर भी किया जाता है, कैसे? टैक्सेस के थ्रू। तो इसी वजह से हमारे टैक्सेस बढ़ जाते हैं। अगला क्या है कि थेफ्ट्स एंड डैमेजिंग ऑफ रेलवे प्रॉपर्टी हैज नॉट येट स्टॉप्ड कंप्लीटली। लोग ना रेलवेज के जो बाथरूम्स होते हैं ना, वहां से मग तक चुरा के ले जाते हैं, रेलवे के तकिए उठा के ले जाते हैं, थर्ड एसी फर्स्ट एसी में जो लोगों को कंबल वगैरह मिलते हैं, उनको लेकर लोग घर चले जाते हैं। तो ये चोरी करना, ये भी एक सबसे बड़ी समस्या, और ये सब का कारण हम खुद हैं, कोई और नहीं है, इंडियंस ही है हम, हमें इनके बारे में विचार करना होगा। और क्या है? पीपल स्टॉप द ट्रेन्स, पुल द चेन अननेसेसरीली एंड दिस कॉज हैवी डैमेज टू रेलवे। ट्रेन में जाते हो देखा होगा, एक चेन लगी होती है, इमरजेंसी सिचुएशन को खींचो, ट्रेन रुक जाएगी, लोग फन के लिए खींच देते हैं, अनावश्यक रूप से खींच देते हैं। अरे मेरा दोस्त रह गया, वो आ रहा है, अरे मेरा बिस्किट का पैकेट रह गया, वो आ रहा है, उसको लेके आना है। तो अननेसेसरी जब चेन पुलिंग होती है ना, तो उससे डिले भी होता है और रेलवे को काफी सारा नुकसान भी बियर करना पड़ता है, क्योंकि एक बार चेन पुल करने का मतलब ट्रेन पूरी तरह से स्टॉप है, उसको वापस स्टार्ट करने में बहुत खर्चा लाना पड़ता है, ट्रेन का इंजन स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा एक्सपेंडिचर आता है। हम मान के चले कि ट्रेन का इंजन को केवल स्टार्ट करने में, एक बार स्टार्ट हो गया उसके बाद बहुत इकोनॉमिकली चलता है, लेकिन एक बार स्टार्ट करने में इतना खर्चा आता है कि जितने में वो 100 किलोमीटर की ट्रेवल कर सके। और आपने एक बार चेन पुल कर दी तो ट्रेन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी। अब आप बार बार अगर चेन पुलिंग होगी तो कितना बड़ा लॉस रेलवे को बेयर करना पड़ेगा। तो ये एक समस्या है, इन समस्याओं से निजात जब तक नहीं मिलेगी तब तक हमारे सामने समस्याएं बनी रहेंगी। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई डाउट है किसी को? तो आई जस्ट थिंक कि आपको सारा टॉपिक समझ में आया होगा। तो आई होप कि रेलवेज वाला टॉपिक भी कंप्लीट है आपका। लैंड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा रोडवेज हो गया, और क्या हो गया बेटा आपका? रेलवेज। रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारा थर्ड ऑप्शन क्या था? पाइपलाइंस। पाइपलाइंस के थ्रू ट्रेवल करना। अब सोचो ऐसे पाइप में हम लोग ट्रेवल कर सकते हैं क्या? आज वो फैसिलिटी नहीं है। मैंने पहले बताया था, दिल्ली मेट्रो वगैरह चल रही है, अंडरग्राउंड जो ट्रेन चली है, उसको भी हम एक तरीके से पाइपलाइन की तरह देख सकते हैं। थोड़े दिनों में क्या होगा, यूएफओ वाली टेक्निक्स आ जाएंगी जहां पाइप्स के थ्रू भी ट्रेवल करेंगे, वो एक अलग चीजें हैं आज की डेट में। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन जरूरी थोड़ी ना है कि इंसान का ही हो। अगर गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा, किसका ट्रांसपोर्टेशन होगा? अगर गुड्स का अगर ट्रांसपोर्टेशन होगा तो क्या वो पाइपलाइन ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट नहीं होगा? होगा। और हम सब जानते हैं कि पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन गुड्स का चल रहा है। प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हमने एचवीजे पाइपलाइन, गैस के, नेचुरल गैस के अंदर हमने पढ़ा था। इंडिया की सबसे बड़ी गैस पाइपलाइन बनी हुई है। गुड्स के बारे में और थोड़ा सा कनेक्ट करो ना चीजों को। तो हमने जब मिनरल्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, जहां पर हमने आयरन एंड स्टील वाला टॉपिक पढ़ा था, तो हमने आयरन बेल्ट के बारे में पढ़ा था, मेजर आयरन बेल्ट के बारे में, जहां हमने देखा था, याद करो कि यहां पर कुछ आयरन का प्रोडक्शन हो रहा है, यहां पर एक क्या है, मिनरल्स माइन है, वहां से स्लरीज के थ्रू उसको विशाखा इधर पोर्ट पे पहुंचाया जाता है और यहां से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू, लिक्विड फॉर्म में उसको ट्रांसपोर्ट। तो वो किसके थ्रू आएगा? पाइप्स के थ्रू ही आएगा। हम सब जानते हैं कि नेचुरल गैसेस, आज कई सारी सिटीज है जहां पर गैस का कनेक्शन अलग से लेने की जरूरत नहीं, वहीं घरों में जैसे हमारे नल बिजली पानी आता है ना घरों में, वैसे क्या होता है, गैस भी घरों में आती है, उसका बिल आ जाता है। तो वो गैस किसके थ्रू ट्रेवल हो रही है? सब कुछ पाइपलाइंस के थ्रू ही ट्रेवल हो रहा है। क्लियर? देखते हैं बेटा अपन यहां पर ध्यान देंगे, आप क्या लिखा है देखिए कि न्यूली अराइव्ड ट्रांसपोर्टेशन मोड। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि सबसे नया मोड है ट्रांसपोर्टेशन का, रिसेंटली डेवलप हुआ मोड है। पहले पाइपलाइंस के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं था। दूसरा कि पाइपलाइन एज ए मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अगर हम समझे कि इन द पास्ट दीज वर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज एंड इंडस्ट्रीज। कुछ समय पहले तक की भी बात करें ना, तो पाइपलाइंस का यूज केवल पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता था और किसी चीज के ट्रांसपोर्टेशन में इसका यूज नहीं होता था। लेकिन एट प्रेजेंट क्या करें, बट नाउ दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। कच्चा तेल ट्रांसपोर्ट होता है, समुद्र के अंदर मिलेगा तेल, तो अब उसको ट्रकों में भर भर के लाओगे, टैंकर्स में भर भर के नहीं, वहीं से पाइपलाइन बिछाई जाती है, सीधे रिफाइनरी में ट्रांसपोर्ट उसको कर दिया जाता है पाइपलाइंस के थ्रू। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड से रिफाइनरीज में, फर्टिलाइजर फैक्ट्री में और बिग थर्मल पावर प्लांट्स में, मतलब जहां मिल रहा है वहां से जहां चाहिए वहां तक टैंकर्स में नहीं भेज रहे हम, सीधे क्या कर रहे हैं, उसको पाइपलाइंस के थ्रू उसको ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं। क्लियर?
अगला क्या है कि सॉलिड्स कैन ऑल्सो बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू ए पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू स्लरी। एग्जांपल आयरन वाला, आयरन सॉलिड होता है, उसको गर्म करके स्लरी में कन्वर्ट करके पाइपलाइंस के थ्रू आगे बढ़ा दिया जाता है। क्लियर है? तक कोई डाउट है? चलिए अब एक समस्या की बात करें तो वो समस्या क्या है कि पाइपलाइन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करवाना ना बहुत महंगा पड़ता है। महंगा दो चीजों में, एक समझना एक बात को, क्या होता है कि कोई भी मोड आप चूज करो तो उस मोड में दो चीजें देखो, एक तो एस्टेब्लिशमेंट का खर्चा, ठीक है ना, और फिर उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। दो तरह की कॉस्ट की हम बात करेंगे, किस किस की? एक तो एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट और एक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जैसे रेलवेज की बात करें, एक तो रेलवे लाइंस बनाना, प्लेटफॉर्म बनाने का खर्चा, फिर उन रेल के ऊपर ट्रेनों को चलाने का खर्चा। दो अलग अलग कॉस्ट हो गई। एक तो इनिशियल स्टार्टिंग कॉस्ट, तो पाइपलाइंस के थ्रू क्या है कि इसको इनिशियली स्टार्ट करने की कॉस्ट बहुत हाई है। पाइपलाइंस बिछाना, हजारों किलोमीटर तक कंटिन्यूसली पाइपलाइन चल रही है, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा, मतलब बहुत सारा कॉस्ट इसके अंदर देखना पड़ता है। लेकिन इनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत सस्ता पड़ता है। कारण क्या है? चेन खींच दी, रुक गए लोग, ट्रेन रुक गई, पाइपलाइन में एक बार डाल दिया, वो सीधा कहां जाकर रुकेगा? डेस्टिनेशन पे जाके, को रास्ते में कोई रुकावट नहीं आएगी। पाइपलाइन में कौन रोकेगा? अंदर कौन सा कोई हवलदार खड़ा है जो हाथ दे देगा कि नहीं नहीं आगे पेट्रोल नहीं? पॉसिबल नहीं है ना वो चीज। तो वही चीज है कि सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट क्या है इसकी? बहुत कम है। बस इसकी कौन सी कॉस्ट ज्यादा है? इसका एस्टेब्लिशमेंट की कॉस्ट ज्यादा है। इसके अलावा रूल्स आउट, ट्रांसशिपमेंट लॉसेस और डिलेज, जो ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते में होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी ना, जैसे ट्रक के थ्रू भेज रहे हो, रोड के थ्रू एक्सीडेंट हो गया, माल खराब हो गया, पाइपलाइंस के थ्रू ऐसा नहीं होगा। एक बार शुरू कर दिया, कोई रास्ते में कोई हवलदार नाकाबंदी पे पुलिस वाला नहीं खड़ा जो उसको रोक सकता है। डिले नहीं होगा क्योंकि वो तो सीधे जाएगा ही, आप उसको रोक नहीं सकते। एक बार डाल दिया आपने तो सीधे डेस्टिनेशन पे जाके वो पहुंचेगा। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आई? अगर अब हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट ऑफ द कंट्री कौन कौन से हैं? अगर हम नेटवर्क के थ्रू बात करें तो चार तरह से हम पढ़ते हैं। तो अपर आसाम टू कानपुर उत्तर प्रदेश, देखो आसाम टू कानपुर उत्तर प्रदेश पहला नेटवर्क हो गया। दूसरा कौन सा है बेटा? सलाया इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब, सलाया टू गुजरात, जलंधर इन पंजाब, इधर की तरफ है, यहां पर है ना, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन है। दूसरा हो गया। तीसरा क्या हो गया बेटा? एचवीजे फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी, फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी, ये एक तीसरा मोड हो गया। तो तीन इंपॉर्टेंट क्या है बेटा हमारे पास? पाइपलाइन नेटवर्क्स है। क्लियर? इनके थ्रू मेनली नेचुरल गैसेस और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को ही ट्रेवल करवाया जाता है। हम बात करें सबसे पहले वाले की, तो वाया गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद। देखो यहां गया ना, वाया गुवाहाटी, बरौनी और आगे इलाहाबाद होते हुए ये चलता है यहां पर। क्लियर है? इसके अलावा रास्ते में और भी कई जगह आती हैं, जैसे ब्रांचेस है बरौनी टू हल्दिया एक बना दिया, वाया राजबंद, राजबंद टू मुरीग्राम। ये इस तरह से कहना चाह रहा है कि पहला क्या है? बरौनी टू हल्दिया, जैसे ये बरौनी है और बरौनी से हल्दिया एक ब्रांच बना दी यहां तक, ठीक है ना, दूसरी बना दी हल्दिया टू आगे, इस तरह से है ना, ये ब्रांचेस के रूप में काम करता है। हल्दिया वाया राजबंद, राजबंद टू मोरीग्राम और गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, इस तरह से ब्रांचेस बन रही है। हम बात करें सलाया टू गुजरात इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब की बात करें तो ये कौन सा है? वाया विरागाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, वाया विरागाम, मथुरा, दिल्ली, सोनीपत होते हुए ये जलंधर निकल जाता है। क्लियर? इसकी भी ब्रांचेज हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी ब्रांचेज है बेटा? कनेक्ट टू कोयली नियर बड़ोदरा गुजरात, चाकसू एंड अदर प्लेसेस। क्लियर? चाकसू कौन सा? अपने जयपुर वाला चाकसू, ठीक है ना। आगे बात करें हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन यूपी, ये विजयपुर, कोटा, शाहजहांपुर, बरबला, कोटा वो है ना, कोटा अपने राजस्थान वाला कोटा यहां से होते हुए निकलती है ना, तो कोटा ये सब पास करते हुए ये निकलती है। क्लियर है यहां तक? तो ये था आपका पाइपलाइन नेटवर्क।
आई जस्ट होप क्या जितनी भी बातें आपको बताई वो सारी समझ में आई होंगी। बाकी बातें हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। टिल देन, थैंक यू क्लास, कीप लर्निंग, स्टे कनेक्टेड।